जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एक स्कूल की परिभाषा से आज मैं आपको परमाणु में जितने चीज पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारे चीज एक स्कूल की परिभाषा से सिखाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। एक बात और याद रखिए, आपको बहुत आसानी से भी समझ आने वाला है, क्योंकि आज तक किसी ने आपको यह उदाहरण देकर नहीं समझाया होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि रसायन के बारे में हम स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो भैया, जब रसायन के बारे में स्कूल में पढ़ते हैं, तो यदि हमें स्कूल का उदाहरण देके यदि बता दिया जाए कि प्रोटॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है, कक्षक क्या है, कक्षा क्या है, उप कक्षा क्या है, तब तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि इसको हम जिंदगी भर नहीं भूलते, क्योंकि हम रोज स्कूल जाते हैं ना, और जहां हम रोज जाते हैं उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो आज मैं आपको स्कूल के परिभाषा के माध्यम से ही, स्कूल में जो चीज होती है उन्हीं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि परमाणु को कैसे उसको तुलना कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, किसी बच्चे को हम पूछते हैं ना कि कक्षक किसे कहते हैं, या फिर कक्षक किसे कहते हैं, या फिर उप कक्षा क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इन सब का जब क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो उन सारे कंफ्यूजन को आज मैं आपके सामने बिल्कुल दूर कर दूंगा दोस्तों। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियो को बहुत सावधानी से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और एक बात और बोल दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो और जो ट्रिक वाले वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप इन वीडियो का लाभ उठाते रहें और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करते रहें कि पढ़ाई इस प्रकार किया जाता है। पढ़ाई को बोझिल नहीं समझना है, ठीक है। तो आइए, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल से परमाणु को कैसे तुलना करें कि इतना आसानी से हमको समझ आ जाए। क्योंकि परमाणु कोई छोटे मोटे चीज तो नहीं है ना, परमाणु से पूरा दुनिया बना हुआ है। तो इन्हीं के बारे में आज हम बहुत ही सरलता से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं, अब इनके बारे में बताना तो पड़ेगा नहीं कि स्कूल कहां होता है। भैया, स्कूल होता है गांव में, ठीक है। तो मैंने यहां पर स्कूल लिख दिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल क्यों लिया, मतलब यहां पर प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल क्यों नहीं लिया? भैया, आप जो है परमाणु के बारे में कक्षा पहली में बताओगे तो वो समझ पाएगा परमाणु किसे कहते हैं। वो तो क ख ग से फुर्सत नहीं उनको, तो क्या उनको हम परमाणु बताएंगे तो उनको समझ आएगा? आप ही लोग बताओ, नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर, चूंकि हम परमाणु के बारे में बड़े क्लास में पढ़ते हैं, खासकर हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैंने यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगा, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों आपको पता है कि स्कूल जो है गांव में होता है, उसी प्रकार परमाणु कहां होता है? ये तो पूरे ब्रह्मांड में है, हर जगह परमाणु है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये परमाणु जो है पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से लिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लो, स्कूल कहां पे होता है? स्कूल होता है गांव में, ठीक है। अब गांव में होता है तो जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा कैंपस मिलेगा। हमें कैंपस से मतलब नहीं है, उसके केंद्र बिंदु से मतलब है। तो स्कूल का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो उसका होता है ऑफिस, ठीक है, जिसको हम लोग कार्यालय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कार्यालय में कौन कौन होता है? इस कार्यालय का जो हेड होता है वो होता है प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य। और इसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, ये भी याद रखना। और ऑफिस में और कौन कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, क्लर्क होते हैं, और इनके अन्य कार्यालयीन स्टाफ होते हैं। याद रखिए, जो ये बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार इसमें प्राचार्य, शिक्षक, क्लर्क और अन्य स्टाफ होते हैं, उसी प्रकार अब इसमें आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। ये देखो, ये परमाणु है, तो यहां पर कैंपस होता है और इसमें होता है स्कूलों में दर्ज संख्या। तो परमाणु में क्या होता है जी? इसमें होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। और इस परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम उसमें क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए हम कोई भी यहां पर परमाणु लेते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 ही होंगे ना। तो याद रखिए, स्कूलों में दर्ज संख्या होता है,
तो परमाणु में क्या होता है जी, परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यह क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऑफिस में जिस प्रकार प्रचारक, शिक्षक, क्लर्क, अन्य स्टाफ होते हैं, उसी प्रकार ये क्या होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है नाभिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस नाभिक में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, सेम टू सेम स्कूल समझो परमाणु को, ठीक है, मजा भी आने वाला है। ये देखो यहां पे प्राचार्य होता है, तो यहां पर होता है प्रोटॉन, देखो दोनों का नाम भी थोड़ा सेम लग रहा होगा, ये हो गया प्रोटॉन, और होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसका भार होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें और अन्य भी होते हैं, जैसे मेसॉन होता है, ड्यूट्रॉन, बहुत सारी चीज और होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनमें तीन चीजों को मानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। इनमें से दो, इसमें तो प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसमें भी चार्ज होता है, और ये जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे अगर हम प्रचार्य की बात करें तो इसके पास फुल पावर होता है, तो प्रोटॉन के पास फुल पावर होता है, प्लस चार्ज होता है। शिक्षक के पास भी पावर होगा, तो इसमें पॉजिट्रॉन के पास चार्ज होगा। न्यूट्रॉन, इसमें जो अन्य स्टाफ होते हैं उनके पास उतने पावर नहीं होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन होते भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं जैसे यहां पर जो सफाई कर्मचारी होगा उनके पास क्या पावर होगा, है ना। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं ऐसा, ये जो न्यूट्रॉन है, तो उस प्रकार इनसे हम तुलना करेंगे तो ये न्यूट्रॉन हो गया। अब ये भी ध्यान देना है कि इनके कोई निश्चित क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। इनके द्रव्यमान को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कितना होता है, इनका भार होता है 1.6710 गुणित 10 का घात -24 ग्राम, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। इनका भार भी इतना ही होता है, न्यूट्रॉन का भी भार उतना ही होता है, और इसमें आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वही आवेश प्रोटॉन में भी होता है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया, ये नाभिक की बात हमने कर लिया, नाभिक में ये चीज पाया जाता है। अब इसमें आ जाओ, जिस प्रकार ऑफिस के चारों ओर क्या होता है जी, अब आप अपने स्कूल में जाते हो तो पता है कि ऑफिस बीच में होता है, कहीं न कहीं होता है, तो उसके आसपास इर्द गिर्द में ही क्या होती हैं, कक्षाएं होती है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि स्कूलों में जो ऑफिस होता है उनके आसपास जो कक्षा होगा वो किसी भी शेप का हो सकता है ना, एक निश्चित साइज में नहीं होता है ना। लेकिन याद रखिए, नाभिक की जो चारों ओर होता है वो क्या कहलाता है, वो कक्षा कहलाता है। देखो ये जो कक्षा होता है नाभिक के चारों ओर, ये किस आकार का होता है, फिलहाल तो हम गोलाकार मानते हैं, लेकिन आगे चल के इनके साइज में परिवर्तन हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो ये देखिए, ऑफिस के चारों ओर जो कक्षा होता है, ठीक है, उसी प्रकार ये कक्षा क्या है, स्कूल वाला कक्षा है, और ये जो हमारी कक्षा है वो परमाणु की कक्षा कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं सेल्स, सेल्स बोलते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब मान ले जाए ये नाभिक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे छोटा सा चित्र बना रहा हूं, तो नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ये हमारा हो गया नाभिक, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा होता है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, देखिए आधा बना देता हूं, ये हो गया कक्षा, पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5, इसी प्रकार ये कक्षा होता जाएगा। अब इन कक्षाओं के नाम होते हैं, जैसे देखिए ऑफिस के चारों ओर जो कक्षा होता है, तो हाई स्कूल में कितनी कक्षाएं होती हैं जी, हायर सेकेंडरी में, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। स्कूल में तो इतना ही क्लास होता है, आगे चल के जब जाएगा तो कॉलेज में और क्लास हो जाते हैं, लेकिन हमको तो फिर यहाँ पे 4 क्लास, तो यहां पर भी क्लास होती है, तो इसमें जो क्लास होती है ना, उसको कक्षा बोला जाता है। और ये कक्षा क्या है, इसके नाम क्या है, इन कक्षाओं के नाम क्या है, इनको तो आपको हमेशा पता है, ये होता है K, L, M और N, अगर और आगे हो तो उसको हम आगे नाम दे सकते हैं, MN, OP जो भी है। ध्यान दीजिए, ये पहला कक्षा है, इसलिए इसको n = 1 बोलते हैं, इसको n = 2, इसको n = 3 बोलते हैं, और इसको n = 4, इसी प्रकार इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये भी ध्यान देना है, जिस प्रकार स्कूलों में किसी कक्षा में बच्चों की संख्या निश्चित होती है, जैसे ये दर्ज संख्या है, तो दर्ज संख्या के आधार पर किसी क्लास में एडमिशन लिए बच्चों की संख्या को आपको देखोगे, तो यहां पर देखिए एक निश्चित संख्या, मैंने यहां पर लिखा है 180 दर्ज है,
तो हम ये मानते हैं कि कक्षा 9वीं में 30 है, 10वीं में 40 है, 11वीं में 50 बच्चे हैं और 12वीं में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको केवल स्कूल से तुलना कर रहा हूं परमाणु को, इसलिए सब कर रहा हूं। ठीक है, इनको आप सीरियसली नहीं लेना है भैया। ठीक है, ये देखिए, हाँ लेकिन सीरियसली इसलिए लेना है कि समझना है, इसलिए सीरियसली लेना है, ये दर्ज संख्या को सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए ये नाभिक से जस्ट दूरी है, जितना दूरी में है, तो ये पहला कक्षा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें तो संख्या आपने देख लिया, इसी को मत लिख देना। तो हमको परमाणुओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। इनका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, इनका फार्मूला कौन होता है? 2n का स्क्वायर। ये किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए फार्मूला होता है। ये देखिए, जैसे n बराबर 1, यहां पर n बराबर 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आएगा। यहां पर देखिए n = 2 रखेंगे, तो n का मान 2 रखेंगे यहां पर, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 आएंगे। उसी प्रकार यदि यहां पर हम 3 रखें तो कितना आ जाएगा? यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18। उसी प्रकार यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर 32 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिस प्रकार किसी कक्षा में बच्चों की संख्या भी निश्चित होती है ना। तो उसी प्रकार इसमें 2 8 18 32 के क्रम में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार हमने यहां तक देख लिया कि ऑफिस के चारों ओर जैसे कक्षा होता है तो नाभिक के चारों ओर कक्षा होता है, लेकिन कक्षा के जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित होता है, वो गोलाकार होता है, ऐसा मानते हैं। अब याद रखिए, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है? स्कूल में क्या है? ये जो 30 40 50 60 दिख रहा है वो क्या है? ये जो है स्कूल में बच्चों की संख्या है। तो इसमें जो संख्या दिख रहा है वो किसकी संख्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात नहीं किया था। तो ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये देखिए, तो आपको ये समझ, आपको तुलना बस करना है, ऐसा बोलना नहीं है कि स्कूल में जो बच्चे घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। मैं तुलना बस कर रहा हूं कि यदि स्कूल के बच्चे को यदि हम इलेक्ट्रॉन माने तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन निश्चित कक्षाओं में ही वो घूमता है। याद रखिएगा, 9th क्लास के बच्चे हैं तो 9th क्लास में ही घूमता रहेगा, 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास में, और यदि वो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, 11वीं और 12वीं के हैं, तो वो जब क्लास चेंज करता है, साइंस के हैं तो कभी फिजिक्स का क्लास अटेंड करना है, केमिस्ट्री का, तो वो क्लास चेंज करता है, लेकिन वो अपने क्लास में ही रहेगा ना, अपने कक्षा के इर्द गिर्द ही घूमता है, अन्य कक्षा में नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? अपने ही कक्षा में क्या करता है? घूमता रहता है। ठीक है, याद रखिए, कोई बच्चा पास होता है तभी अगले क्लास में जाता है ना, फेल होता है तब तो नीचे क्लास में आता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे सप्लीमेंट्री आए रहते हैं, पेपर दिलाने के बाद वो बड़े क्लास में पढ़ रहा होता है, मतलब उसने 10वीं का पेपर दिलाया और बैठ किस क्लास में रहा है? 11वीं क्लास में, लेकिन रिजल्ट जब आया तो पता चला कि वो फेल हो गया, तो फिर से डिमोशन हो गया, फिर से किस क्लास में आ गया? 10th क्लास में आ गया। वैसे ही यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंपिंग कब करेगा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? जब वो क्या करेगा? ऊर्जा का शोषण करेगा। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है मतलब क्या हो रहा है? उसमें ऊर्जा की कमी हो रही है, तो क्या वो जंपिंग कर पाएगा? नहीं, वो तो नीचे आएगा ना। उदाहरण के लिए सुनो, आपको 1000 सीढ़ी चढ़ना है और आपको खाना कस के खिलाया गया है, समझ आ रहा है ना? आपने कस की ऊर्जा को क्या कर लिया? और शोषण कर लिया, ऊर्जा को ले लिया, तब आप 1000 सीढ़ी चढ़ सकते हो। जस्ट उल्टा कर दो, नीचे में है 1000 सीढ़ी चढ़ाना है, खाना मत दो, एनर्जी को निकाल लो और उसको और कुछ काम करा दो, कस के काम करा लो, नीचे में है, उसके बाद बोलो चलो 1000 सीढ़ी चढ़ो। क्या आप वो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे एनर्जी को तो आप निकाल लिए हो, तो क्या चढ़ पाएगा। लेकिन यह है कि यदि कोई व्यक्ति 1000 सीढ़ी ऊपर में है और उसको कहा जाता है चलो भैया अब नीचे जाना पड़ेगा, तो कैसे भी करके नीचे उतर जाएगा, क्योंकि नीचे उतरने के लिए एनर्जी है। समझ आ रहा है ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च कक्षा में कब जाता है? जब क्या होता है? वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो क्या करता है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में क्या करता है?
प्रवेश करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनके कक्षाओं के बारे में भी जान लिया। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में निश्चित चार्ज होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन में निश्चित चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? और इसमें जो आवेश होता है दोस्तों, इनको हमेशा याद रखा करो आप लोग, 1.6010 का पावर -20 यहां पर हो जाता है कूलाम। ये हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों के लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन में भी होता है और यही जो है किसमें होता है, प्रोटॉन में भी होता है। ये क्योंकि ये क्या है, केवल आवेश है। ठीक है, और इनका द्रव्यमान तो आपको याद ही है, जितना प्रोटॉन का होता है, यहां पे मैंने लिखवाया था, यहां पर लगभग इतना ही इनका भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश भी याद कर लिया, इनका द्रव्यमान निकाले, तो जैसे इनका द्रव्यमान होता है वैसे इनका भी द्रव्यमान होता है लगभग, है ना, देख लीजिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी हो गया, इसमें हमने क्या निकाल लिया, इसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल लिया। अब ध्यान देना है, आप लोग देखिए, कैंपस बड़ा होता है कि ऑफिस बड़ा होता है? सिंपल सी बात है ना, कैंपस तो बहुत बड़ा है, स्कूल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका ऑफिस तो बहुत छोटा सा होगा, एक छोटा सा कमरा ही तो ऑफिस कहलाएगा ना, लेकिन कैंपस तो बहुत बड़ा होता है। सेम इधर देखिए, ये जो नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक किसमें है जी, ये परमाणु के अंदर में है। तो नाभिक बड़ा होगा कि परमाणु बड़ा होगा? क्योंकि परमाणु के अंदर में नाभिक है, मतलब स्कूल के अंदर में क्या है, ऑफिस है, तो ऑफिस बहुत छोटा होगा और स्कूल बहुत बड़ा होगा। तो याद रखिए परमाणु, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो परमाणु है उनका साइज बड़ा होगा, और परमाणु के अंदर में चूंकि नाभिक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए नाभिक का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो परमाणु की साइज कितना होता है जी, ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये हो गया। और नाभिक का साइज कितना होता है, 10⁻13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कोई इसको बड़ा मत बोल देना, इसको छोटा मत बोल देना, गलत शरत नहीं बोलना है। जिसमें ऋणात्मक घात कम होता है वो संख्या उतना ही बड़ा होता है, और जिसमें ऋणात्मक घात बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होता है। अब देखो, अगर ये धनात्मक घात होता तो जिनका घात ज्यादा होता है वो बड़ा होता है। ये तो सिंपल सा गणित का मेथड है, इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो परमाणु की साइज कितना होता है, परमाणु की साइज 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और नाभिक का साइज होता है 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। लेकिन याद रखिए, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये पूछ दिया जाता है, इन्हीं को मीटर में पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यदि इनको मीटर में पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो मीटर में बदलने के लिए हम इनको क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं ना। तो यदि इसको मैं 100 से भाग दूं, 100 से भाग देना मतलब 10⁻2 से भाग देना। ठीक है, अब ये 10 का घात जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इनका मान कितना हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा 10⁻−15 मीटर हो जाएगा। और इनका जो मान है, ठीक है, परमाणु का जो मान है, अगर हम इसको मीटर में निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में भी हमने निकाल लिया यहां पर, ये देखो, और सेंटीमीटर में भी इसका मान निकाल लिए। इसी प्रकार आप भी इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब कई लोग बोलते हैं परमाणु कितना बड़ा होगा, ध्यान दीजिए, मैं एक बहुत छोटा चीज सिखा रहा हूं। एक देखो, ये 10⁻8 सेंटीमीटर है ना, मतलब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं करके बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर है, इनको भाग देना है, कितना जीरो लगा देना है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 करोड़ टुकड़ा करेंगे। सोच लो, 1 सेंटीमीटर को 10 करोड़ टुकड़ा करेंगे, तब क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। समझ आ रहा है, या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो 1 जीरो मिटा देते हैं। तो 1 जीरो मिटाएंगे तो ये सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलीमीटर में बदल जाएगा, मीटर में नहीं, मिलीमीटर, इसको एमएम लिखा जाए, ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर को जब हम 1 करोड़ टुकड़ा करेंगे, सोच लो, आप करके बताना भैया, हमको तो भैया सुअर देखे हो ना, सुअर का जो बाल होता है कितना मोटा होता है, ठीक है, उनको 10 टुकड़ा करने के लिए बोला जाएगा ना तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, उसको 5 टुकड़ा भी नहीं कर पाएंगे। टुकड़ा का मतलब ऐसा नहीं बोल, उसको चीर के टुकड़ा करना है। समझ आ रहा है, 1 मिलीमीटर को 10 टुकड़ा चीर के बताओ, आप लोग फाड़ के बताओ, तब मैं समझूं। तो ये समझ आया ना। तो ये मेरा कहने का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर को जब हम 10 करोड़ टुकड़ा करते हैं तो 1 परमाणु का साइज बनता है। अब उस परमाणु के साइज को, इन दोनों में कितने का अंतर है, देखो 5 का अंतर है ना,
तो एक जो परमाणु बना है उनको क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1 लाख टुकड़ा फिर करेंगे। उस परमाणु का कितना टुकड़ा करेंगे, 1 लाख टुकड़ा करेंगे, तब क्या बनेगा, नाभिक बनेगा। तो नाभिक का साइज इतना छोटा होता है, अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बहुत से उदाहरण के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, यहां पर हमने 9th 10th 11th 12th क्लास बांट लिए। अब देखो बच्चों की संख्या के आधार पर उनको सेक्शन में बांटा जाता है। अभी हम केवल कक्षा तक के जाने हैं भाई, अभी उनके सबसेल के बारे में तो जाने नहीं है। तो ये देखिए, जैसे 9th क्लास में बच्चों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती है तो उसको सेक्शन बांटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 10th क्लास में चूंकि बोर्ड एग्जाम है तो वहां पे 2 सेक्शन बांट दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 11th क्लास में सब्जेक्ट लेते हैं तो वहां पर सेक्शन बांट दिया जाता है, 3 सेक्शन हो जाता है, ए, बी और सी, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का। लेकिन 12th क्लास, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, वैसे सेक्शन तो 11th भी बांटते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि 12th क्लास भी चूंकि बोर्ड एग्जाम है तो आर्ट्स का, मैथ्स का, बायो का और कॉमर्स का अलग अलग सेक्शन होता है। हालांकि ये सेक्शन 11वीं में ही हो जाता है, लेकिन मैं चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हम ये बोलते हैं 9th में 1 सेक्शन, 10th में 2 सेक्शन और 11th में 3 सेक्शन और 12th में 4 सेक्शन होते हैं। उसी प्रकार कक्षा में सब सेल होते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल है उसी प्रकार क्या होता है, सब सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उप कक्षा भी बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। इनको उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, इनको मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं, इनको कक्षा भी बोलते हैं, है ना। तो और इसको कोष भी बोलते हैं। याद रखिए बहुत सारे नाम हैं इनके, इनको कोष बोलते हैं कक्षा को। तो इनको क्या बोला जाएगा फिर, इनको उपकोष भी बोला जाएगा, ये उपकोष भी कहलाएगा, ठीक है। सबसेल कहलाएगा, उपकक्षा कहलाएगा। और ये क्या है, मुख्य ऊर्जा स्तर है तो ये क्या होगा, उप ऊर्जा स्तर भी कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या होता है, तो जिस प्रकार इसको हमने सेक्शन में बांटा था ना, ए, इसमें 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, तो उसी प्रकार पहले कक्षा में केवल 1 सेक्शन ही होता है ना, जिसको हम बोलेंगे उप ऊर्जा स्तर, जैसे एस कक्षा। और इसमें हाँ आगे चल के इसको कक्षा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा मैं बताऊंगा क्यों। अब ये देखिए यहां पर कितने होंगे, इसमें एस भी होगा और पी भी होगा, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आना है तो अकेला इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। इसमें कितना होगा, इसमें एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। इसमें कितना होगा, एस, पी, डी और एफ, कुल मिला के उप ऊर्जा स्तर जो होता है, उप कक्षा जो होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। दोस्तों इनके फुल फॉर्म भी होते हैं, मैं आपको फुल फॉर्म इनका बता देता हूं, यहां पे जगह तो है नहीं तो मैं बता देता हूं कि एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एसपीडी का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एसपीडी के फुल फॉर्म भी जान लिए। अब ये जानना है कि एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर तो बच्चों की संख्या था तो हमने बता दिया, अब हमें यह भी बताना है कि एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एस में कितने पाए जाते हैं, 2, पी में कितने पाए जाते हैं, 6 और डी में कितने पाए जाते हैं, 10 और एफ में कितने पाए जाते हैं, 14, ठीक है। इनके भी सूत्र होते हैं, मैं वो सूत्र लिखवा देता हूं। इनका होता है 2 और 2l+1, ठीक है। यहां पर एल का मान कैसे निकालते हैं, देखिए एस के लिए एल का मान 0 होता है, ये देखो एल का ये वैल्यू है। पी का मान कितना होता है, 1, डी का मान कितना होता है, 2 और एफ के लिए एल का मान कितना होता है, 3। यदि इस मान को यदि हम इसमें रखते जाएं, यहां पर देखिए यदि मैं एस का मान 0 रखूं, यहां पर तो 0 रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, तो एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 ही आएगा। पी को यहां देखो एल का मान कितना रखना है, 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर डी का मान 2 रखेंगे यहां पर, तो 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और एफ में यहां देखो एफ ये एल का मान है ना, एफ के लिए एल का कितना मान होता है, 3, तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 7 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार हम एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये उप कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या है, बहुत प्यारा सा सूत्र है। तो इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा।
अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट क्या होता है? अब हमने ये तो जान लिया कि सेक्शन होता है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है? उपकक्षा होता है, ठीक है, जिसको सबसेल बोलते हैं। अब आते हैं आर्बिटल किसको बोलते हैं? याद रखिए दोस्तों, ये कक्षा को आर्बिट भी बोलते हैं, आर्बिट्स बोलते हैं ना, लेकिन आर्बिटल अलग चीज है। आर्बिटल किसको बोलते हैं? कक्षक को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा जो है किसी कक्षा में प्रवेश करता है, किसी कक्षा में जाता है, तो उस कक्षा में कितने प्रकार के बच्चे होते हैं? ध्यान दीजिएगा, दो ही प्रकार के होते हैं। कैसे? एक बॉयज होता है और एक जो है गर्ल्स होता है। यदि इसी को हम तुलना करें कक्षक में, ये देखिए, ये हमारा एस कक्षक है, ये हमारा कौन सा कक्षक है? पी कक्षक है, और ये इस प्रकार आप डी कक्षक बना सकते हो। मैं केवल इतना बता रहा हूं, जिनको हम क्या बोलेंगे? ये सबसेल कहलाता है ना, उपकक्षा। तो इसमें जो कक्षक होते हैं ये उनका कक्षक है। जैसे इसको हम बोलते हैं ना पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये क्या है? केवल एस कक्षक है। तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ध्यान दीजिए, किसी भी कक्षा में बच्चे दो ही प्रकार के होते हैं, विद्यार्थी, एक बॉयज होता है और एक जो है गर्ल्स होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक की बात कर रहा हूं भाई, यहां पे कक्षक में बात कर रहे थे, है ना। किसी सेक्शन वाले कक्षा में कितने बच्चे होते हैं? दो ही प्रकार के बच्चे होते हैं भाई। बच्चों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन बच्चे दो प्रकार के होते हैं। यहां पर भी तो वैसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होंगे, हालांकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो सकती है। जैसे कैसे दो प्रकार के? जैसे उसमें बालक और बालिका होती है ना, तो इसमें क्या होता है? एक क्लॉकवाइज होता है और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो सकती है, तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसमें दो ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद है आपको ये सारे चीज समझ आया होगा, वो भी एक स्कूल के उदाहरण से। मैंने कोशिश किया कि आपको परमाणु को टोटली स्कूल के उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। एक बहुत प्यारा सा चीज अभी और बचा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरा असली चीज बाकी है। ध्यान दीजिएगा कैसे। ये तो आपको समझ आ गया, ये कक्षक है। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी? हमेशा दो होती है। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो ही होता है। वो अलग बात, एसपी को हम कक्षक बोल देते हैं, तो जैसे एस कक्षक में कितना होता है? 2, पी में 6, वो अलग बात है। लेकिन कक्षक किसको बोला जाता है? ये वाला कक्षक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो याद रखिए, अगर परीक्षा में कोई पूछ दे कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 ही होती है। वो पर्टिकुलर नाम लेके बोले एस कक्षक, पी कक्षक या डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब आपको बताना पड़ेगा इस प्रकार, है ना, कि कितना? 2, 6, 10 या फिर 14। अब ध्यान दीजिएगा, कार्यालय से प्राचार्य को किसी बच्चे को पुकारना है। बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं अभी, और याद रखिए आपके बहुत काम आने वाला है ये चीज। अगर प्राचार्य जो है ऑफिस में बैठ के, इसका मतलब इधर भी ध्यान दो, न्यूक्लियस नाभिक में जो प्रोटॉन है, ये ऑफिस में जो प्राचार्य है, ऑफिस का प्राचार्य किसी बच्चे को पुकारता है, तो कौन सा बच्चा जल्दी आएगा? जो क्लास ऑफिस के नजदीक है वहां के बच्चे जल्दी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका आवाज वहां तक गया, मतलब इनका ट्रैक्शन बल कहा जाए, आकर्षण बल उनके लिए अधिक है। और जो क्लास बहुत दूर में है वहां तक तो उनका आवाज ही नहीं जाएगा, तो क्या उसको आकर्षित कर पाएगा? सेम कंडीशन दोस्तों, बिल्कुल सेम। नाभिक के जो नजदीक रहता है वो वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल बंध से बंधा होता है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो प्रोटॉन होता है, उनके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? कम होता जाता है। कैसे? जैसे प्रचार जो है अपने ऑफिस के आसपास के बच्चे को बुलाएगा तो तुरंत आएगा, क्योंकि वो नजदीक है, लेकिन बहुत दूर के बच्चे को बुलाएगा तो नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार क्या होता है? नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल बंध से बंधा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकर्षण बल बोलते हैं ना। और जो दूर होता है वो कम बंध से बंधा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बंध होता है वो कौन सा बंध कहलाता है? इसमें एक प्रकार का बल लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रक बल, जिसके कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? इसके चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। और वो अपने खुद के जगह में भी घूमता है, जैसे पृथ्वी परिक्रमा करता है ना, और खुद के जगह में घूमता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अपने खुद के जगह में भी क्या करता है? घूमता रहता है। अब तो समझ आ गया होगा कि मैंने विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉन क्यों बोला था, है ना, समझ आया ना।
क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है, उस कैंपस के अंदर कहीं भी घूम सकता है इधर उधर, लेकिन उनका भी फिक्स दायरा होता है। 9th क्लास के बच्चे बेटा तो 9th क्लास में रह, 10वीं का है तो 10वीं में रह, 11वीं का है तो 11वीं में, यहीं तक तू अपना घूम। उसी प्रकार क्या होता है, इनमें भी एक दायरा होता है ना, जो कक्षा का है तो उसी कक्षा में घूम। हालांकि तेरे को हम क्या करेंगे, उप कक्षा में डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको सेक्शन में बांट दिया था ना, तो ए सेक्शन से बी सेक्शन में जा सकता है, बी से ए में जा सकता है। तू अपने क्लास में ही रहेगा, भले सेक्शन में इधर उधर आ जा सकता है। उसी प्रकार ये भी क्या होता है, तू अपने कक्षा में ही रहेगा, लेकिन कक्षा के अंदर जो उप कक्षा होता है उसमें तो इधर उधर क्या कर सकता है, जा सकता है। लेकिन तुम्हारी जो दिशा होगी वो दो प्रकार की होगी, एक क्लॉकवाइज होगी और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बड़ा मजा आया होगा और आज के बाद आप बिल्कुल भी कक्षा और उप कक्षा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, परमाणु की साइज कितनी होती है, नाभिक की साइज कितनी होती है, कौन बड़ा होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।